मोदी नहीं तो कौन? 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में शायद ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में ये बहुमत और मजबूत हुआ और इन 10 वर्षों में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा चेहरा कौन है जिसे देश का मतदाता प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में स्वीकार कर सके। लेकिन आज 2026 में खड़े होकर अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, मोदी नहीं तो कौन, तो क्या इस सवाल का उत्तर बदल चुका है? क्या अब भारतीय राजनीति के पास एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो अगले लोकसभा चुनाव में यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का दावा पेश कर सकता है? और वह चेहरा है राहुल गांधी। लेकिन यहां कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है या लोकसभा में विपक्ष के नेता है। कहानी इससे कहीं अधिक बड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन आया है वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस परिवर्तन के संकेत मैंने भारत जोड़ो यात्रा के समय ही देख लिए थे और आपको बता दिए थे। 2022 में मैंने अपने दर्शकों से कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है और भारत जोड़ो यात्रा के यात्रा मुहूर्त की कुंडली का आकलन करते हुए मैंने 100% यह दावा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होने जा रही है, जबकि 95% ज्योतिषी इस यात्रा को फेल होने का भविष्यवाणी कर रहे थे और कुछ ज्योतिषी जब भारत जोड़ो यात्रा संपूर्ण होने वाली थी, 7 दिन बाकी थे, 10 दिन बाकी थे, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी करके वीडियो डाल दिया था। और बाकी कई लोग आके मेरे से बहस कर रहे थे कि ये यात्रा सफल नहीं होगी, मध्य प्रदेश में रुक जाएगी तो यूपी में बाबा जी रोक देंगे, जैसी बातें होती है राजनीति में, वही हो रहा था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई थी। आप चिढ़ में आप सिर्फ विरोधिता के लिए उसे असफल कह सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ही एक ऐसी यात्रा थी जहां से राहुल गांधी का कायाकल्प हो गया। और मैंने कहा था कि इसका वास्तविक परिणाम, राजनीतिक परिणाम तत्काल दिखाई नहीं देगा, लेकिन आने वाले समय में राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ेगा। मैं ये बात सिर्फ आज के वीडियो में नहीं कह रहा हूं। आप मेरे वीडियो, राजनीतिक भविष्यवाणियों पे किए हुए वीडियो 2018 से देखना शुरू कर सकते हैं, यानी 2017 से देख सकते हैं। 2017 में मैंने पहली बार शायद राजनीतिक भविष्यवाणी की थी, वो भी मेरे मित्रों की सलाह से कि आप राजनीतिक भविष्यवाणी किया कीजिए। मेरी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि आपकी पकड़ है इतनी अच्छी, आप अगर राजनीतिक भविष्यवाणी करेंगे तो शायद कुछ हद तक सही भविष्यवाणी आप कर पाएंगे। 2017 में पहली भविष्यवाणी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव जी के पतन के साथ भविष्यवाणी शुरू की थी मैंने। और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 15 दिन पहले कह दिया था मैंने। तो 2024 के लोकसभा चुनाव ने मेरे उस आकलन को काफी हद तक सही साबित किया। तो आज के इस वीडियो में हम राहुल गांधी के इसी राजनीतिक परिवर्तन की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ा सवाल अंत में, क्या 2029 के लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार बन चुके होंगे?
2014 के बाद राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन को समझने के लिए पहले हमें 2014 से पीछे नहीं बल्कि 2014 के बाद की राजनीति को समझना होगा या 2014 के बाद की राजनीति से समझना होगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में कुछ सुधार हुआ लेकिन पार्टी केवल 52 सीटों तक पहुंची। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा था। भाजपा का संगठन मजबूत था। मोदी के पास प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का अनुभव था और विपक्ष के पास एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के पास एक ऐसा चेहरा नहीं था जिसके नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर देश के सामने प्रधानमंत्री पद का विकल्प रख सके। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके बारे में एक धारणा बना दी गई थी कि वो सिर्फ वंशवाद की राजनीति के कारण आगे आए हैं, कि वो चुनावी राजनीति की कठिनाइयों को नहीं समझते, कि वह जनता से सीधे जुड़ नहीं पा रहे। और यह धारणा 2014 और 2019 के चुनाव परिणामों से और मजबूत होती चली गई। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, राजनीतिक छवि स्थायी नहीं होती। जनता किसी नेता को एक बार जिस रूप में देखती है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी उसी रूप में देखे, और राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का टर्निंग पॉइंट था और ये वो मोड़ था जिसे मैं राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट मानता हूं। भारत जोड़ो यात्रा सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से शुरू हुई। ये यात्रा जनवरी 2023 में श्रीनगर पहुंची। अब कोई ये कह सकता है कि पैदल यात्रा करने से चुनाव नहीं जीते जाते, बिल्कुल सही, लेकिन राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, राजनीति परसेप्शन की भी लड़ाई है। और भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की परसेप्शन को बदलना शुरू किया। जो मित्र मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हास्य रूप में मैंने एक लाइन की पोस्ट डाली थी कि 2024 दाढ़ी वर्सेस दाढ़ी होने जा रहा है। यानी वहां मैंने इशारा किया था कि राहुल गांधी अब दाढ़ी नहीं बनाएंगे, यानी क्लीन शेव नहीं होंगे। और भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की परसेप्शन को बदलना शुरू किया। पहली बार बहुत बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी को एक अलग रूप में देखने लगे। एक ऐसा नेता जो लगातार पैदल चल रहा है, एक ऐसा नेता जो लोगों के बीच जा रहा है, एक ऐसा नेता जो किसानों से मिल रहा है, एक ऐसा नेता युवाओं से मिल रहा है, महिलाओं से मिल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण वो अपनी पुरानी राजनीतिक छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी, उसने राहुल गांधी को चुनाव जिताने से पहले राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित किया। और मैंने 2023 में इसी आधार पर कहा था कि राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में अब परिवर्तन दिखाई देगा। तब बहुत से लोगों को यह बात असंभव लग सकती थी, लग रही थी, लेकिन राजनीति में बीज पहले बोया जाता है और परिणाम बाद में दिखाई देता है। भारत जोड़ो यात्रा वो बीज थी। 2024 का चुनाव उसका पहला बड़ा परिणाम था। 2024 का लोकसभा चुनाव और बदलता हुआ राहुल गांधी। 2024 की चर्चा करते हैं। जो लगातार मुझे फॉलो करते हैं, जो मित्र जो मुझे लगातार सुनते हैं, उनको याद होगा मैंने लोकसभा चुनाव परिणाम आने के 20-25 दिन पहले की 1 महीना पहले सिर्फ राहुल गांधी पे एक बात कही थी कि लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी का कद और पद बढ़ने वाला है। और राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ अपोजिशन बन गए, लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए। जो नैतिकता की राजनीति करते हैं वो एक शब्द में इस बात को स्वीकार करेंगे कि
लोकसभा के विपक्ष के नेता को, यानी लोकसभा के विपक्ष के नेता को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है और वो लगभग प्राइम मिनिस्टर के समकक्ष कद होता है, थोड़ा सा 19-20। 2024 का चुनाव केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं था, ये राहुल गांधी के लिए भी एक निर्णायक परीक्षा थी और परिणामों ने भारतीय राजनीति का समीकरण बदल दिया। भाजपा 2019 में 303 सीटों पर थी, 2024 में भाजपा 240 सीटों पर आ गई और आपके मित्र सिद्धांत सहगल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी 220 से 230 सीटों तक ही लेकर आएगी और 240 पे अटक गई वो। इसको फोटो फिनिश फलादेश कहते हैं। और कांग्रेस का मैंने 100 सीटें कही थी, कांग्रेस 99 सीटें लेकर आई थी। तो तकनीकी रूप से भाजपा 240 सीटों पर आ गई, दूसरी तरफ कांग्रेस 2019 की 52 सीटों से बढ़कर 2024 में 99 सीटों तक पहुंच गई, यानी कांग्रेस लगभग दोगुनी ताकत के साथ लोकसभा में पहुंची। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। और यह सिर्फ एक पद नहीं, यह संवैधानिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि अब राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता नहीं है, अब उनके सामने पूरे विपक्ष की आवाज बनने की जिम्मेदारी है और यहीं से उनकी राजनीति का अगला चरण शुरू होता है। राहुल गांधी का कद क्यों बढ़ा? राहुल गांधी के राजनीतिक कद में वृद्धि के पीछे केवल कांग्रेस की 99 सीटें नहीं है, इसके पीछे कम से कम 4 बड़े कारण हैं। पहला, विपक्ष का संस्थागत चेहरा। आज राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, इससे उनकी राष्ट्रीय राजनीतिक विजिबिलिटी कई गुना बढ़ गई है। ध्यान रहे कि 14 और 19 में लोकसभा में कोई अपोजिट लीडर नहीं था, यानी विपक्ष का नेता नहीं था, तो कोई एक चेहरा वहां विजिबल हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री के बाद संसद में विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा कौन है? राहुल गांधी है और यह पद उन्हें 2029 तक लगातार राष्ट्रीय राजनीतिक मंच देता है। दूसरा, विपक्षी दलों के साथ संवाद। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए केवल अपनी पार्टी का नेता होना पर्याप्त नहीं है, भारत में गठबंधन राजनीति का महत्व बढ़ चुका है। 2024 के परिणामों ने यह भी दिखाया कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी के सामने असली परीक्षा यह होगी कि वे कांग्रेस से बाहर के नेताओं को कितना साथ लेकर चल सकते हैं। अगर वो ऐसा करने में सफल होते हैं तो उनका दावा मजबूत होगा। तीसरा कारण, उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी का महत्व। भारत की सत्ता की राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्व कौन नहीं जानता। 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी वहां अपनी स्थिति सुधारी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक कोऑर्डिनेशन ने विपक्ष को एक नया नैरेटिव दिया। अगर कांग्रेस आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करती है, तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद का दावा केवल कांग्रेस के भीतर का दावा नहीं रहेगा, वो विपक्षी गठबंधन का केंद्रीय दावा बन सकता है। चौथा कारण, राहुल गांधी की इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। 2014 के राहुल गांधी और 2026 के राहुल गांधी में राजनीतिक परसेप्शन का अंतर दिखाई देता है। आज उनके पास संसद का अनुभव है, विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद है, देश भर में यात्रा का अनुभव है, विपक्षी गठबंधन के साथ काम करने का अनुभव है और सबसे महत्वपूर्ण, अब उनके सामने केवल कांग्रेस को बचाने की चुनौती नहीं है, अब उनके सामने खुद को प्रधानमंत्री पद के वायबल अल्टरनेटिव के रूप में स्थापित करने की चुनौती है। लेकिन क्या राहुल गांधी वास्तव में प्रधानमंत्री बन सकते हैं?
अब मैं यहां भावनाओं को छोड़कर राजनीति को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखूंगा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित नहीं है, हालांकि ज्योतिषीय कारण है और वहां मैं निश्चित है लगभग कह रहा हूं। इसका आकलन मैं आपको अगले वीडियो में यानी राहुल गांधी की कुंडली का पूरा विश्लेषण फिर से दूंगा। तो ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि 2029 में वो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, क्योंकि चुनाव में केवल एक नेता नहीं जीतता, पूरी राजनीतिक मशीनरी जीतती है। कांग्रेस को अपनी संगठनात्मक कमजोरी दूर करनी होगी। कांग्रेस को कई राज्यों में अपना संगठन मजबूत करना होगा। इसे युवाओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ानी होगी। उसे क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग के जटिल सवालों को संभालना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, उसे 2024 के प्रदर्शन से आगे जाना होगा, क्योंकि 99 सीटें अच्छी वापसी है, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए पर्याप्त नहीं। 2029 की 2029 लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई सीटों से पहले नैरेटिव की होगी। 2029 का चुनाव केवल ये तय नहीं करेगा कि भाजपा कितनी सीटें जीतती है या कांग्रेस कितनी। उससे पहले एक और सवाल तय होगा, देश का चुनावी नैरेटिव क्या होगा। क्या 2029 में नैरेटिव होगा मोदी को एक और मौका, या नैरेटिव होगा अब परिवर्तन का समय। अगर 2029 तक विपक्ष इस दूसरे नैरेटिव को स्थापित करने में सफल होता है तो राहुल गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगर विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद का कोई अधिक स्वीकार्य राष्ट्रीय चेहरा नहीं उभरता तो राहुल गांधी नेचुरली सबसे आगे दिखाई देंगे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी केवल उनके अपने प्रदर्शन से तय नहीं होगी। ये 3 चीजों पर निर्भर करेगी, कांग्रेस का प्रदर्शन, इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन और नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के खिलाफ जनता की एंटी इनकम्बेसी अथवा प्रो इनकम्बेसी धारणा। यही 2029 का असली समीकरण होगा। तो मोदी नहीं तो कौन का जवाब बदल रहा है। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने वीडियो शुरू किया था, मोदी नहीं तो कौन। 2014 से 2020 तक विपक्ष के पास इस सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं था, यानी सवाल का उत्तर स्पष्ट नहीं था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज विपक्ष के पास लोकसभा में एक स्थापित चेहरा है। आज विपक्ष के पास लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज कांग्रेस पहले से मजबूत स्थिति में है और राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीतिक इमेज को बदलने का प्रयास किया है। इसलिए आज अगर कोई पूछता है मोदी नहीं तो कौन, तो भारतीय राजनीति में पहली बार पिछले कई वर्षों के बाद एक नाम गंभीरता से सामने आता है, राहुल गांधी। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी निश्चित रूप से अगले प्रधानमंत्री होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की राजनीतिक संभावना अब पहले जैसी काल्पनिक नहीं रही। ये संभावना अब एक वास्तविक राजनीतिक चर्चा बन चुकी है। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है, इस कहानी का ये दूसरा पहलू है। राहुल गांधी को सिर्फ मोदी विरोधी नेता बनने से काम नहीं चलेगा, उन्हें मोदी के विकल्प के रूप में स्वीकार्य होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। एंटी मोदी होना अलग बात है और प्रो राहुल होना अलग बात है। यही राहुल गांधी की अगली परीक्षा है। उन्हें देश को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके पास केवल आलोचना नहीं बल्कि गवर्नेंस का स्पष्ट मॉडल भी है। आर्थिक नीति क्या होगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति क्या होगी, विदेश नीति कैसी होगी, किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को अगले 10 वर्षों में किस दिशा में ले जाएंगे। अगर राहुल गांधी इन सवालों का स्पष्ट उत्तर देने में सफल होते हैं तो उनकी राजनीतिक यात्रा एक और स्तर ऊपर जा सकती है।
और अब ज्योतिष की बात कहूं तो अब तक मैंने राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा का विश्लेषण राजनीति और घटनाओं के आधार पर किया, लेकिन आप जानते हैं इस चैनल पर मैं केवल राजनीतिक घटनाओं की चर्चा नहीं करता, मैं राजनीति को ज्योतिषी दृष्टि से देखता हूं। और राहुल गांधी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिखाई दी, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया और जिसके बाद वो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, इस पूरे परिवर्तन को उनकी जन्म कुंडली और आने वाले ग्रहों के गोचर संदर्भ में भी देखना आवश्यक है। और मुझे फॉलो करने वाले, मुझे सुनने वाले जानते हैं कि 2022 के बाद से यानी 2021 से जब मैंने वीडियो डाला था कि प्रधानमंत्री जी का ये डाउनफॉल का समय है, उसके बाद इधर उधर डाउनफॉल शुरू हुआ और इधर धीरे धीरे अपग्रेडेशन शुरू हुआ। तो अगली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि प्रश्न अब ये नहीं है कि राहुल गांधी का राजनीतिक उत्थान होगा या नहीं, वो उत्थान तो हम देख चुके हैं। अब असली प्रश्न है, क्या ये उत्थान उन्हें प्रधानमंत्री पद तक ले जाएगा? क्या आने वाले वर्षों में उनकी कुंडली में सत्ता का ऐसा योग बन रहा है जो उन्हें भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकता है? और यदि ऐसा योग है तो किस समय के आसपास वो सबसे अधिक सक्रिय होगा? क्या 2029 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है? इन सवालों का उत्तर हम राहुल गांधी की जन्म कुंडली, दशा अंतरदशा और आने वाले प्रमुख ग्रहों के गोचर के आधार पर अगले भाव में विस्तार से देखेंगे। यानी अगले भाग में मैं विस्तार से आपको राहुल गांधी जी की कुंडली का आकलन फिर से दूंगा। लेकिन आज की चर्चा को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में उनकी असली राजनीतिक कहानी शायद अब शुरू हुई है। 2014 में वो एक पराजित विपक्ष के नेता के रूप में दिखाई दे रहे थे। 2019 में भी स्थिति बहुत अलग नहीं थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी राजनीतिक छवि को बदलना शुरू किया। 2024 के चुनाव ने उनकी पार्टी को 99 सीटों तक पहुंचाया और आज वह लोकसभा में विपक्ष के नेता है। इसलिए मोदी नहीं तो कौन, इस सवाल का उत्तर अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार राहुल गांधी उस उत्तर की दौड़ में सबसे गंभीर नामों में शामिल हो चुके हैं। अब 2029 तक उन्हें केवल एक काम करना है, अपने राजनीतिक उत्थान को सत्ता के विकल्प में बदलना। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक उन्हें प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्वीकार करेगा? क्या जनता उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद देश का नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राहुल गांधी की कुंडली भी इस राजनीतिक संभावना का समर्थन करती है? इसका उत्तर बहुत दिलचस्प है और अगले वीडियो में मैं राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और इसके पहले आप सुन चुके हैं उनकी कुंडली का विश्लेषण। इस बार जो विश्लेषण मैं करूंगा ये और विस्तार से होगा। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? अगर आपको लगता है 2024 के बाद राहुल गांधी की राजनीति में वास्तविक परिवर्तन आया है तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास करके वो मित्र जो पहली बार जुड़ रहे हैं, गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, ज्योतिष को गंभीरता से सीखना समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो भारतीय राजनीति को केवल राजनीति नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे समय और ग्रहों के संकेतों के साथ समझना चाहते हैं। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।